नमस्ते दोस्तों। आज का डेट है 23 नवंबर 2023 और अभी हम डिस्कस करेंगे द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। तो सबसे पहले देख लेते हैं, एक वर्ल्ड लोकेशन हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि है रवाडा। रवाडा हम लोग आज इसलिए डिस्कस करेंगे क्योंकि यूके और रवाडा के बीच में जो माइग्रेंट्स के लिए डील हुआ था उसके लिए यूके सुप्रीम कोर्ट ने उसे असंवैधानिक बता दिया है। इसी कारण आज इस लोकेशन को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये जो लोकेशन है ये मध्य पूर्व अफ्रीका में है और याद रखिएगा जो रवाडा देश है उसके जस्ट ऊपर से गुजरता है इक्वेटर। तो इक्वेटर के दक्षिण में स्थित है यह देश रवाडा। और इसके प्रमुख नदियों के बारे में जान लेते हैं, जैसे मबोगो, रुकारारा, उसके बाद मुकुंगवा। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पहाड़ियों के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे और अच्छे से मैप में देखेंगे। उसके बाद अगला आर्टिकल जो है, बिहार कैबिनेट ने राज्य के लिए विशेष दर्जे की मांग को मंजूरी दे दी है। तो कैबिनेट की बैठक में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए प्रस्ताव जो है वो पारित कर दिया गया है। जल्द से जल्द डिमांड किया जा रहा है बिहार सरकार द्वारा कि केंद्र सरकार उन्हें विशेष राज्य का दर्जा दे, ठीक है। परंतु यहाँ पे देखा जा सकता है वर्तमान समय में 11 स्टेट्स ऐसे हैं इंडिया के जिसे अभी तक स्पेशल स्टेटस स्टेट घोषित किया गया है, जिसमें सारे नॉर्थ ईस्ट के, ठीक है, 7 सिस्टर प्लस सिक्किम प्लस हिमाचल प्लस जम्मू कश्मीर, इतने को दिया गया है अभी तक स्पेशल स्टेटस। और स्पेशल स्टेटस मुख्यतः 2-3 कारणों से दिया जाता है, ठीक है। पहला तो पहाड़ी क्षेत्र कम जनसंख्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा होगा, उसके बाद गरीबी रेखा से नीचे होगा, ज्यादा से ज्यादा वहां आर्थिक पिछड़ापन देखा जाएगा। तभी इन सारे मानदंड के कारण ही किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। इसी के लिए बिहार सरकार अपने गरीबी के कारण मांग रहा है लगातार केंद्र सरकार से कि हमें विशेष दर्जा देना चाहिए, लेकिन बिहार की परिस्थितियां वैसी नहीं है, ऐसा राइटर के द्वारा कहा जा रहा है। तो इसी के लिए इसे हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे पूरे के पूरे मेंस के फॉर्मेट में, ठीक है, क्योंकि आज ये स्पेशल स्टेटस का मुद्दा है। तो पूरा इसके बारे में जितने भी क्वेश्चन से डायमेंशन बनते हैं सभी को विस्तार से डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद अगला आर्टिकल जो है, यूके के रवांडा सौदे के विरुद्ध क्या निर्णय हुआ, मतलब कि व्हाट इज द रूलिंग अगेंस्ट द यूकेज रवांडा डील। वही डील जो शरणार्थी के लिए लिया गया था उसके लिए यूके के सुप्रीम कोर्ट ने इसे गैर कानूनी घोषित कर दिया है, ठीक है। तो इसको हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे कि कब से ये शुरू किया गया। मेनली ये जो मुद्दा है, ऐसा कहा गया कि यूके में बहुत ज्यादा माइग्रेंट्स आते हैं तो उसे इलीगल माइग्रेंट्स को ज्यादा से ज्यादा फिर से वापस उसी के देश में भेजने की बात की जा रही है, जो कहीं ना कहीं ये अनैतिक भी है। क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति किसी देश से, खुद के देश से अगर भाग कर शरण लेता है दूसरे के देश में, तो उसका जो पहला लक्ष्य होता है कि वो अपने देश से निकले, उसके जान की खतरा है, ठीक है। लेकिन ये जो यूके का नया डील है इसमें वापस फिर से पैसे के द्वारा पैसे देकर रवांडा भेजा जाता है और उसे स्किलफुल बनाया जाता है, ठीक है। उसमें नए नए स्किल सिखाए जाते हैं जिससे कि वो सुधर जाए और उससे क्या हो कि रवांडा में थोड़ा आर्थिक विकास भी हो सके। तो इसको भी हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे। उसके बाद अगला आर्टिकल जो है, लोगों की सुनो संख्या की नहीं, मतलब कि इसमें मेनली जो कहा जा रहा है जीडीपी का नंबर जो आईएमएफ के द्वारा कहा गया है कि लगातार 6.3% का दर से इस बार जीडीपी भारत का ग्रोथ करेगा। तो इसी के लिए यहाँ पे राइटर कह रहे हैं कि सिर्फ से जीडीपी ग्रोथ के देखने से भारत का डेवलपमेंट नहीं होगा, उसके लिए जो है एम्प्लॉयमेंट की इतनी बड़े गैप है, एम्प्लॉयमेंट की बहुत बड़ी समस्या जो भारत में है उसे समाप्त करने की आवश्यकता है, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या क्या नए नए रूल रेगुलेशन अपनाने की आवश्यकता और भारत सरकार द्वारा एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या क्या नीतियां बनाई गई है, जैसे स्किल इंडिया हो गया, और भी नई नई नीतियां बनाई जा रही है जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग स्किलफुल बन सके, ठीक है, कौशल विकास हो सके लोगों का और ज्यादा से ज्यादा बेरोजगार पाने में सक्षम हो सके। तो क्या समस्या है, मेनली समस्या जो था सबसे पहले कृषि के क्षेत्र में विकास हुआ जब भारत की आजादी हुई, उसके बाद फिर डायरेक्ट जंप होके विनिर्माण न जाकर अगला जो छलांग मार लिए डायरेक्ट जो है वो आईटी सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में, ठीक है। इससे क्या हो गया कि भारतीय जो लोग थे, गरीब थे, ग्रामीण परिवेश से आए थे, तो इसके लिए वे इतने स्किलफुल नहीं थे। तो इसके कारण क्या हुआ कि विनिर्माण क्षेत्र में जितने भी लेबर्स थे उनका भी ह्रास हो गया और आईटी सेक्टर में बहुत ही कम लोग जा सके क्योंकि उनके पास स्किल नहीं था उस तरह का। इसी कारण इतना बड़ा गैप रह गया एम्प्लॉयमेंट में और बहुत बड़ी संख्या में भारत में अनएम्प्लॉयड रह गए, खास के युवा लोग। तो उसको भी हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे और ये जो आर्टिकल है यह आज के द हिंदू के एडिटोरियल में है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं एक वर्ल्ड लोकेशन जो है रवांडा। तो रवांडा कहाँ है? मध्य पूर्व अफ्रीका में एक ऐसा देश है जहां पे लगभग 26,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है, जो भारत के
केरल राज्य से भी छोटा है। तो ये याद रखिए, केरल राज्य से भी छोटा है। ठीक है, इसे भी हम लोग मैप में देख लेंगे। और यह अफ्रीका महाद्वीप की मुख्य भूमि पर स्थित सबसे छोटे देशों में से एक है। तो रवांडा जो है वो पृथ्वी की भूमध्य रेखा से जस्ट दक्षिण से गुजरता है। ठीक है, भूमध्य रेखा से नहीं गुजरता, ये याद रखिएगा। और रवांडा का अधिकांश भाग जो है कॉन्गो नील नदी जो है कॉन्गो नील डिवाइड के विभाजन के पूर्व में स्थित है। और नील बेसिन में जो भी नदियां हैं रवांडा में मैक्सिमम जो है वो नील नदी में गिरती है। तो मुख्य नदियां हैं मबोगो, रुकारारा, मुंकुवा, उसके बाद बेश, न्याबारोंगो और अकन्यारू। उसके बाद खेरू झील का पानी प्राप्त करने के बाद न्याबारोंगो को आकागेरो कहा जाता है। तो ये भी याद रखिए, मेनली हम लोग नाम ही याद रख लेंगे, यही बहुत है। ठीक है, और इसका लोकेशन ध्यान दे दीजिएगा, उसके आसपास में कौन कौन से कंट्री हैं, उसके आसपास में कौन कौन से लेक हैं, कौन इंपॉर्टेंट माउंटेन है, बस यही कुछ चीज़ें जो है हमें किसी भी लोकेशन के लिए ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो आधिकारिक तौर पर मध्य अफ्रीका की ग्रेट रिफ्ट वैली में एक भूमि से घिरा देश है, जहां अफ्रीकी ग्रेट लैक्स क्षेत्र और दक्षिण पूर्वी अफ्रीका मिलते हैं। भूमध्य रेखा से कुछ डिग्री दक्षिण में स्थित रवांडा की सीमा जो है युगांडा, तंजानिया, बुरुंडी और कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य से मिलती है। इसे अब हम लोग मैप में देख लेते हैं। ठीक है, तो ये उतना अच्छा फिगर नहीं मिल पाया था। तो ये अफ्रीकन कंटिनेंट के देखिए लेक विक्टोरिया के जस्ट पास में यहाँ पे है रवांडा। ठीक है, और इसके जस्ट ऊपर से इक्वेटर गुजर रहा है। उसके बाद यहाँ पे अच्छे से देख लेते हैं। सबसे पहले इसके आसपास के कंट्रीज को देख लेते हैं, जैसे कि बुरुंडी हो गया, बुरुंडी जो है साउथ में है। तंजानिया हो गया, ठीक है। उसके बाद युगांडा नॉर्थ में हो गया। उसके बाद नॉर्थ वेस्ट में हो गया डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो इसके नेबर्स हैं उसे ध्यान रखिएगा। उसके बाद ये भी याद रखिएगा कि रवांडा की राजधानी जो है किगाली है। ठीक है, और इसका एक महत्वपूर्ण पहाड़ का नाम याद रखिएगा, माउंटेन कारिशिम्भी, माउंटेन कारिशिम्भी। ठीक है, अब देख लीजिए कुछ प्रमुख नदियां, मबोगो, उसके बाद कागेरा, ठीक है, उसके बाद रुहवा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नदियां हैं। अब लेक्स देख लेते हैं, जैसे कि लेक जो है इसका वेस्टर्न क्षेत्र में है लेक किबू। उसके बाद लेक इसके साउथर्न में है लेक रिबूरी, इसके साउदर्न क्षेत्र में है। ठीक है, लेक थेम्बा, लेक चोचाचा, उसके बाद लेक बुलेरा। तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स थे रवांडा के। ठीक है, तो मेनली जो है रवांडा का हमें कुछ लोकेशन याद रखने की आवश्यकता थी। अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। तो बिहार कैबिनेट के द्वारा अभी हाल ही में स्पेशल स्टेटस की मांग की गई है। ठीक है, इसी के लिए तो बिहार कैबिनेट ने राज्य के लिए विशेष दर्जे की मांग को मंजूरी दी है। बिहार कैबिनेट नोट टू सीक स्पेशल स्टेटस फॉर अ स्टेट। इसको भी हम लोग विस्तार से देख लेते हैं। तो कैबिनेट की बैठक में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए प्रस्ताव जो है वो पारित हो गया, और साथ ही केंद्र सरकार से जल्द इस मंजूरी पर विचार करने की मांग की गई बिहार सरकार के द्वारा, बिहार के मुख्यमंत्री के द्वारा। तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की जो मांग हुई, अब ये आधिकारिक हो गया क्योंकि इसका जो प्रस्ताव पारित हो गया कैबिनेट से। उसके सीएम नीतीश कुमार ने हाल ही में कहा कि अभी जो बिहार में संपन्न हुआ है जातीय सर्वे, ठीक है, जो कास्ट बेस्ड सर्वे हुआ है, उसमें देखा गया है कि बहुत बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो गरीब हैं। यहाँ पे क्लियर कहा जाता है कि जाति आधारित जनगणना में सभी वर्गों में मिलाकर बिहार में लगभग लाख लोग जो हैं वो गरीब परिवार पाए गए। ये लाख गरीब परिवार है, लोग नहीं। ठीक है, क्योंकि एक परिवार में 4 से 5 लोग मिनिमम होते हैं। तो गरीब परिवार हैं, और उन सभी परिवारों के एक सदस्य को रोजगार के लिए 2 लाख रुपए तक की राशि को किस्तों में उपलब्ध कराई जाएगी। इसी के लिए यहाँ पे जो गरीबी रेखा से बाहर निकलने के लिए ही केंद्र सरकार से मांग के लिए यहाँ पे बिहार सरकार द्वारा विशेष राज्य के दर्जा की मांग की जा रही है। इसके अलावा 63,850 जो परिवार है वो आवासहीन है। ये भी ध्यान दीजिएगा, ये कुछ डेटा है इसलिए मैं यहाँ पे इसे शामिल किया हूँ। और भूमिहीन परिवारों को जमीन क्रय के लिए दी जा रही, मतलब कि जिसके पास जमीन नहीं है उसे जमीन खरीदने के लिए लगभग 60,000 रुपए की राशि दी जा रही है, जिसे बढ़ाकर 1 लाख किया जाएगा। और साथ ही इन परिवारों को मकान बनाने के लिए भी 1,20,000 रुपए दिए जाएंगे। 39 लाख परिवार जो झोपड़ियों में रह रहे हैं उन्हें भी पक्का मकान मुहैया कराया जाएगा।
जिसके लिए प्रति परिवार को 1,20,000 रुपए की दर से राशि उपलब्ध कराई जाएगी। ये जो डिमांड किया जा रहा है बिहार के सीएम के द्वारा, बस ये सुनिश्चित किया जाए कि ये जो पैसे हैं वो सही तरीके से इनके लाभ के लिए ही उपयोग किए जाए। ठीक है, तो देख लेते हैं हम लोग इसके पीछे कॉन्सेप्ट को कि कोई भी स्टेट को स्पेशल स्टेटस कैसे मिलती है। जैसे अभी वर्तमान समय में जम्मू कश्मीर तो अब यूटी बन गया, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल, सिक्किम जो नॉर्थ ईस्ट और प्लस सिक्किम, ठीक है। उसके अलावा देख लेते हैं उत्तराखंड हो गया, हिमाचल हो गया, जम्मू कश्मीर। तो इसका जो मुख्य क्राइटेरिया है, हिली रीजन होना चाहिए, लो डेंसिटी होना चाहिए, लोकेशन जो है वो एक्सेसिबल नहीं होता है, बहुत भौगोलिक रूप से कठिन होता है वहां पहुंचना। उसके बाद इकोनॉमिकली जो होता है वो बैकवर्ड होते हैं। तो ये मुख्य क्राइटेरियाज हैं जिसे स्पेशल स्टेटस दिया जाता है। तो विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा उन राज्यों के विकास में सहायता के लिए केंद्र सरकार द्वारा दिया गया वर्गीकरण है जो भौगोलिक और सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन के समान है। तो यह वर्गीकरण वर्ष जो है वो 1969 यहाँ से शुरुआत हुई थी किसी भी राज्य को विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा देने का। ये 1969 में 5वें वित्त आयोग की सिफारिश पर किया गया था। ये भी याद रखेगा, यह गॉडगिल फॉर्मूले पर आधारित था जिसमें विशेष श्रेणी के राज्य के दर्जे के लिए निम्नलिखित प्रकार के पैमाने बनाए गए थे। जैसे पहाड़ी क्षेत्र, कम जनसंख्या घनत्व या जनजातीय जनसंख्या का बड़ा हिस्सा, उसके बाद पड़ोसी देशों के साथ सीमा की सामरिक स्थिति, आर्थिक और बुनियादी अवसंरचना का पिछड़ापन, उसके बाद राज्य वित्त की अव्यवहार्य प्रकृति। तो ये कुछ चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी के कारण किसी भी राज्य को विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा दिया जाता है। अब क्या क्या प्रावधान है इसके लिए। विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा पहली बार वर्ष 1969 में जम्मू कश्मीर, असम और नागालैंड को दिया गया। तब से लेकर अब तक 8 अन्य राज्य, ठीक है, अरुणाचल, हिमाचल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा और उत्तराखंड को दर्ज किया। मतलब कि टोटल 11 स्टेट। याद रखिएगा कि जम्मू कश्मीर को हटाकर, ठीक है, जम्मू कश्मीर इसमें शामिल नहीं है। जब से ये यूटी बना है उसके अलावा 11 स्टेट है, ठीक है। तो एक बार मैं नाम भी बोल देता हूँ, जैसे असम हो गया, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल, मिजोरम, उत्तराखंड और तेलंगाना। तेलंगाना जो है उसे भी याद रखिएगा, ठीक है। मेनली जो है सिंपली इस तरह से याद रख सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट के 7 सिस्टर्स हो गए, प्लस सिक्किम हो गया, प्लस ऊपर के हिमाचल और उत्तराखंड, प्लस तेलंगाना, इसी तरह का 11 स्टेट्स हो गया। तो संविधान में किसी राज्य को विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा देने का कोई प्रावधान नहीं है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये वही महत्वपूर्ण पॉइंट है, ठीक है। राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा पूर्व में योजना सहायता के लिए विशेष श्रेणी का दर्जा उन राज्यों को प्रदान किया जाता था जिन्हें विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता थी। जो राज्य पिछड़े थे या फिर जहां पे जनजातीय बहुलता थी। तो अब ऐसे राज्यों को केंद्र द्वारा विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा दिया गया है। 14वें वित्त आयोग ने पूर्वोत्तर और 3 पहाड़ी राज्यों को छोड़कर अन्य राज्यों के लिए विशेष श्रेणी का दर्जा समाप्त कर दिया। इसके बजाय इसने सुझाव दिया कि प्रत्येक राज्य के संसाधन अंतर को कर स्थानांतरण के माध्यम से भरा जाएगा। मतलब कि उसे टैक्स में रिलैक्सेशन दिया जाएगा, टैक्स ट्रांसफर में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। केंद्र से कर राजस्व में राज्यों की जो हिस्सेदारी होगी वो 32 से 42% तक बढ़ा दी गई। इसका आग्रह किया गया जिससे 2015 में लागू कर दिया गया। अब देख लेते हैं कि इसके क्या क्या लाभ हैं। किसी भी स्टेट को अगर स्पेशल स्टेटस मिलता है तो उससे क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो उत्पाद एवं सीमा शुल्क, आयकर और कॉरपोरेट कर में रियायत दी जाती है। नियोजित व्यय केंद्रीय बजट का 30% विशेष श्रेणी के राज्यों को जाता है। विशेष श्रेणी के राज्यों को सामान्य केंद्रीय सहायता के कारण लाभ हुआ है जो इन राज्यों के पक्ष में झुका हुआ है। इन राज्यों को एनसीए के संदर्भ में अधिक धनराशि मिलती है और इस धनराशि का अधिकांश हिस्सा ऋण के बजाय अनुदान के रूप में मिलता है। तो ये भी मुख्य पॉइंट है कि अनुदान के रूप में मिलता है, ठीक है। तो जो स्पेशल स्टेट्स हैं को दी जाने वाली विशेष केंद्रीय सहायता भी एक अतिरिक्त राशि है जिसका उपयोग संबंधित राज्य आर्थिक विकास के लिए कर सकता है। केंद्र सभी केंद्र प्रायोजित योजनाओं, मतलब कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड जो भी आएगा तो स्टेट और सेंटर दोनों का ही कुछ ना कुछ हिस्सा होगा। जैसे मान लीजिए 60% सेंटर देगा तो 40% स्टेट देगा। तो उसी में कहा जाता है कि जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होगा उसमें बाहरी सहायता पर राज्य के खर्च का 90% वो वहन करेगा, जबकि शेष 10% राज्य को देना पड़ेगा। अगर सिंपली देखा जाए तो 50-50 भी होता है।
या फिर 60-40 होता है, लेकिन यहाँ पे जो स्पेशल स्टेटस के राज्य हैं उसे इस तरह का रियायत मिलता है। और सामान्य श्रेणी के लिए जो ऋण अनुपात के लिए अनुपात जो होता है वो 30 से 70, इसी की बात की जा रही थी। जो सामान्य श्रेणी के राज्य होते हैं वहाँ 30-70 होता है, जबकि बाहरी सहायता केंद्र में प्राप्त अनुपात के समान ही दी जाती है। खर्च न किया गया पैसा लैप्स भी नहीं होता। तो ये भी एक मुख्य मुद्दा है कि जो भी खर्च करने के लिए फंड दिए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, खासकर स्पेशल स्टेटस वाले स्टेट्स को, उसका पैसा लैप्स नहीं होता है। विशेष श्रेणी का दर्जा निजी निवेश के प्रवाह को उत्प्रेरित करता है और राज्य को रोजगार और अतिरिक्त राजस्व उत्पन्न कराता है। चूंकि केंद्र सभी केंद्र प्रायोजित योजनाएं पर राज्य का 90% खर्च वहन करता है, इसलिए राज्य नए बजट से अधिक कल्याण आधारित योजनाएं बना सकता है। केंद्र से अनुदान राज्य के बुनियादी ढांचे और सामाजिक क्षेत्र की परियोजनाओं के निर्माण में भी मदद करता है, जिसके परिणाम स्वरूप विशेष श्रेणी वाले राज्यों को अपने विकास की जो गति है वो धीमी है, उसे मजबूत करने में या तेज करने में, उसकी कमियों को सुधारने में मदद मिलती है। तो ये था पूरा का पूरा स्पेशल स्टेटस का, स्टेट्स के क्या क्या लाभ हैं और ये कैसे दिया जाता है। हम लोग हर एक डायमेंशन को ध्यान से पढ़ें, और अगर कुछ छूट गया है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं। अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसमें कहा जाता है यूके के रवांडा सौदे के विरुद्ध क्या निर्णय लिया गया, व्हाट इज द रूलिंग अगेंस्ट द यूकेज रवांडा डील्स। इसमें मेनली कहा जाता है द गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ द यूके ऑफ क्रिएटिंग अ मैकेनिज्म फॉर द ट्रांसफर, ये देखिए, ट्रांसफर ऑफ असाइलम सीकर नॉट कंसिडर्ड बाय द यूके टू रवांडा हैज बीन रूल्ड एज अनलॉफुल, ठीक है, गैर कानूनी। बाय द किसके द्वारा कहा गया है, तो यूके सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है। ये जो यूके रवांडा डील है इसे गैर कानूनी बताया गया है। कहीं ना कहीं ये माइग्रेंट्स के जो राइट्स हैं उसका वायलेशन कर रहा है। जो ये द माइग्रेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट पार्टनरशिप, तो ये इसका हस्ताक्षर करता है, सिग्नेचरी है ये जो कंट्री है यूके, तो इसी कारण कहीं ना कहीं इस पॉलिसी का वायलेशन हो रहा है। तो इसको हम लोग विस्तार से देख लेते हैं। तो ऋषि सुनक जो अभी वर्तमान के यूके के प्रधानमंत्री हैं, उसे बहुत बड़ा झटका लगा क्योंकि ब्रिटेन के सुप्रीम कोर्ट ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाया कि कुछ शरण चाहने वालों को उनके मामलों की सुनवाई के दौरान रवांडा भेजने की सरकार की जो नए नियम हैं, नई नीतियां हैं, वो गैर कानूनी है। तो ब्रिटेन में अप्रवासी संकट 2018 के बाद से कैलिस, फ्रांस, डोवर, इंग्लैंड के बीच जोखिम भरा क्रॉसिंग का प्रयास करने वाले शरणार्थियों और शरण चाहने वाले संख्याओं की लगातार वृद्धि हुई, ठीक है। उसके बाद इन प्रवासियों और शरण चाहने वाले में से जो अधिकांश लोग थे, किस किस देश के लोग निवासी थे, सूडान हो गया, अफगानिस्तान हो गया और यमन हो गया जैसे युद्धग्रस्त देशों में, या ईरान और इराक जैसे विकासशील देशों से बहुत बड़ी संख्या में जो नागरिक थे वो यूरोपियन कंट्रीज में माइग्रेट किए, ठीक है, ज्यादातर वे ब्रिटेन गए। तो ये क्रॉसिंग जो है वो ब्रिटेन में अप्रवासन संकट पैदा करते हैं, जिससे अवैध आप्रवासन के खिलाफ कठोर रुख अपनाया जाता है। तो राष्ट्रीयता और सीमा विधेयक 2021, जिस पर अभी भी ब्रिटेन में बहस चल रही है, ब्रिटिश सरकार को असाधारण परिस्थितियों में मौजूद होने पर बिना किसी सूचना के किसी नागरिकता रद्द करने का अधिकार देता है। तो ये भी एक अभी भी कंट्रोवर्शियल मुद्दा है, ठीक है। राष्ट्रीयता और सीमा विधेयक 2021, रवांडा समझौते में कहा गया कि विधेयक के उद्देश्य में से एक को लागू करता है जो यूनाइटेड किंगडम में अवैध प्रवेश को रोकता है। मेनली जो भी व्यक्ति वहां प्रवेश कर जाता है जो इलीगल इमिग्रेंट होता है, माइग्रेंट जो होते हैं वो इलीगल नहीं होते हैं, ठीक है, जिनके पास किसी भी देश का पासपोर्ट होता है। इलीगल माइग्रेंट हो गए जिनके पास किसी भी देश का पासपोर्ट नहीं है, ठीक है। तो इस संविधान में जितने भी नियम बनाए जाते हैं वो सिर्फ माइग्रेंट्स के लिए बनाए जाते हैं, इलीगल माइग्रेंट्स के लिए नहीं, ठीक है। इलीगल माइग्रेंट्स को मेनली अपराधी घोषित कर दिया जाता है। तो यहाँ पे आगे कहा जाता है कि रवांडा डील क्या होता है, रवांडा समझौता क्या है। तो रवांडा डील या यूके और रवांडा प्रवसन और आर्थिक विकास साझेदारी दोनों देशों द्वारा हस्ताक्षरित एक समझौता ज्ञापन है, एमओयू मतलब कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो रवांडा जो है अवैध रूप से सहायता प्राप्त और अवैध सीमा पार प्रवसन के माध्यम से 1 जनवरी 2022 को या उसके बाद ब्रिटेन आने वाले जो शरणार्थी हैं, शरण चाहने वालों को स्वीकार करने पर सहमत हो गया। तो रवांडा शरण चाहने वालों के लिए एक होल्डिंग स्टेशन के रूप में काम करेगा, जबकि रवांडा सरकार उसकी शरण और पुनर्वास याचिकाओं पर निर्माण करेगा। तो यही पूरा का पूरा मुद्दा है, ठीक है। इसको आप लोग इस फिगर में भी देख सकते हैं, ठीक है।
ये जब से शुरू हुआ है 1 जनवरी 2022 से। तो रवांडा ऐसे किसी व्यक्ति को स्वीकार करेगा जो नाबालिग नहीं है और उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। उसके बाद इस डील का क्या औचित्य है? तो समझौते का जो उद्देश्य है लोगों के तस्करों से लड़ना, जो अक्सर कमजोर प्रवासियों से फ्रांस से इंग्लैंड तक समुद्र में अयोग्य नौकाओं पर परिवहन करने के लिए अत्यधिक शुल्क लेते हैं, अत्यधिक पैसा लेते हैं, ठीक है, फ्रांस से इंग्लैंड जाने के लिए, जिसके परिणाम स्वरूप अक्सर विनाशकारी डूबने की घटनाएं देखी जाती है। तो यूके का दावा है कि प्रवासन संकट का यह जवाब जो है वो मानवीय है और इसका उद्देश्य उन अपराधियों पर है जो इन गैर कानूनी क्रॉसिंग्स को संचालित करती है। तो इसी के कारण यहाँ पे ये डील बनाया गया था जिसे अभी वर्तमान समय में यूके के सुप्रीम कोर्ट ने इसे गैर कानूनी करार दिया। तो यूके के इस योजना की लागत क्या है? तो यूके का रवांडा को आर्थिक परिवर्तन और एकीकरण निधि के हिस्से के रूप में 120 मिलियन यूरो का भुगतान करेगा। साथ ही परिचालन शुल्क और प्रत्येक प्रवासी के लिए एक अनिर्दिष्ट राशि का भुगतान करेगा, एक निश्चित राशि का भुगतान भी करेगा जो वहां से इंग्लैंड से रवांडा भेजा जाएगा प्रवासी को। तो आपको बता देते हैं कि 1 यूरो कितना होता है, 90.93 रुपी अभी वर्तमान समय में, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। यूके वर्तमान में लगभग 25,000 शरण चाहने वालों को रहने के लिए प्रतिदिन 4.7 मिलियन यूरो का भुगतान करता है। 2021 के अंत में यह राशि प्रति वर्ष 430 मिलियन हो गई और 2022 में 100 मिलियन यूरो की अनुमानित वृद्धि हो सकता है। रवांडा डील से ऐसे प्रवासियों की मेजबानी के लिए तीसरे देश के साथ अनुबंध करके इन लागतों को कम करने की उम्मीद है, ठीक है। जो इंग्लैंड का घरेलू खर्च हो रहा था प्रवासियों के आने से, उससे बेहतर है कि इंग्लैंड ने सोचा कि मैं दूसरे देश के साथ एक एग्रीमेंट कर लेता हूं जहां पे प्रवासियों को रखा जा सके, ठीक है। तो क्या रवांडा समझौता जो है वो अवैध आप्रवासन के मुद्दे का समाधान करेगा? इसमें मुख्यतः जो है वो लोगों की तस्करी को रोकने की बात की जा रही है, ठीक है। अब समझौते की आलोचना क्यों हो रही है, जिसके कारण अभी सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का निर्णय दिया है। तो कई कार्यकर्ता, शरणार्थी और मानवाधिकार संगठन जो है वो प्रस्तावित योजना के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। पर्याप्त सुरक्षा उपायों के बिना शरणार्थियों और शरण चाहने वालों को तीसरे देशों में भेजना जोखिम से भरा हुआ है। उसके बाद शरणार्थियों का जो वस्तुओं की तरह व्यापार हो रहा है, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है। शरणार्थियों का वस्तुओं की तरह व्यापार किया जा रहा है और प्रसंस्करण के लिए, ठीक है, प्रोसेसिंग के लिए विदेश भेजा जा रहा है। ऐसी व्यवस्थाएं केवल शरण की जिम्मेदारियों को बदल देती है, अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों से बच जाती है और शरणार्थी कन्वेंशन के शब्द और भावनाओं का उल्लंघन करता है। रवांडा न्यायोत्तर हत्याओं, हिरासत में हत्या, मौत, अवैध या मनमानी हिरासत, यातना और अपमानजनक मुकदमों विशेष रूप से आलोचकों और असंतुष्टों के लिए भी कुख्यात है। तो इस तरह की अनेक घटनाएं भी देखी जाती है रवांडा में। तो क्या वहां पे भेजना सही है? एक वस्तु की तरह व्यापार करना और प्रोसेस करना क्या सही है? क्या ऐसे कोई अन्य देश जो शरण चाहने वाले को विदेश भेजते हैं? तो हाँ, ऑस्ट्रेलिया और इजराइल और डेनमार्क जैसे अन्य देशों ने शरण चाहने वालों को दूसरे देश में भेजा है। 2001 से ऑस्ट्रेलिया ने अपतटीय हिरासत शिविरों का व्यापक उपयोग किया। इजराइल ने भी तीसरे देशों के साथ समझौता करके सूडान और इरिट्रिया जैसे देशों से शरण चाहने वालों और अवैध अप्रवासियों की बढ़ती आमद से निपटने के लिए ऐसा विकल्प चुना था। उसके शरण से वंचित, तो ये भी पॉइंट अच्छा है, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल और डेनमार्क पहले ये कार्य कर चुके हैं। तो शरण से वंचित लोगों के पास अपने देश लौटने या फिर $3500 और तीसरे देशों में से किसी एक के लिए हवाई टिकट लेने का विकल्प था। यदि वे इजराइल में रहने का चुनाव करते तो उन्हें गिरफ्तारी का भी डर था। इसी के कारण वे लोग यूके चले गए, ठीक है। अब इसे संबंधित एक क्वेश्चन दिया हूं आज, जिसे मैं चाहता हूं कि आप लोग एक बार इसे लिखें और जो भी समस्या हो मुझे कमेंट करके बताएं, जिससे कि मैं इसका एक आंसर फॉर्मेट भी दे दूं, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। यूके और रवांडा प्रवासन और आर्थिक विकास साझेदारी क्या है और शरणार्थियों और शरण चाहने वालों के लिए इसका क्या मतलब है? और वर्तमान समय में इसमें अगर और एक पॉइंट ऐड करना है तो अभी यूके के सुप्रीम कोर्ट ने इसे गैर कानूनी क्यों कर दिया है, ठीक है। तो ये तीनों को अच्छे तरीके से लिखेगा, ये तीनों पॉइंट को अच्छे तरीके से लिखेगा और जो भी समस्या हो मुझे कमेंट करें। उसके बाद अगला आर्टिकल देख लेते हैं। लिसन टू द पीपल नॉट द नंबर, मतलब इसमें कहा जाता है कि जीडीपी ग्रोथ जो वर्तमान समय में IMF और भी अनेक प्रकार के इंटरनेशनल एजेंसीज हैं
वो दावा कर रही है कि जो भारत का जीडीपी ग्रोथ है वो बहुत तेजी से रैपिडली इंक्रीज कर रहा है, परंतु भारत में जो है अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या जो है लगातार बढ़ती जा रही है। तो इसके समाधान के लिए क्या कार्य करने की आवश्यकता है, इसी के लिए ये आर्टिकल दिया गया है। किसी अर्थव्यवस्था में वृद्धि को अक्सर बढ़ते रोजगार के साथ जोड़ा जाता है और एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था व्यक्तियों के लिए जीविकोपार्जन के बेहतर अवसर भी प्रदान करता है। लेकिन क्या यह संभव है कि बढ़ती अर्थव्यवस्था में नौकरियां अस्थिर हो जाए? मतलब कि अर्थव्यवस्था भी बढ़ रही है परंतु नौकरियों का अवसर नहीं मिल रहा है, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। तो इस लेख में यही कहा जाता है कि इस विसंगति का पता लगाएंगे जहां आर्थिक विकास नौकरियों की वृद्धि में तब्दील नहीं हो रहा है, ठीक है, आर्थिक विकास तो हो रहा है परंतु नए नए नौकरियों का सृजन नहीं हो रहा है। तो जो नए नौकरियों का अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है, इसके पीछे के क्या कारण है, यहाँ पे देख सकते हैं इस फिगर में, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया परसेंटेज इंक्रीज टू 7.80, ठीक है, इन 2023। आगे देख लेते हैं कि बेरोजगार विकास क्या है। बेरोजगारी वृद्धि तब होती है जब अर्थव्यवस्था में वृद्धि होती है लेकिन बेरोजगारी अत्यधिक बनी रहती है। दूसरे शब्दों में अर्थव्यवस्था का विस्तार तो होता है लेकिन रोजगार का विस्तार नहीं हो पाता है। तो ऐसा आमतौर पर तब होता है जब आर्थिक मंदी के दौरान बड़ी संख्या में लोगों की नौकरी चली जाती है और जब अर्थव्यवस्था ठीक हो जाती है तो उन्हें नई नौकरी नहीं मिल पाती है। तो ऐसा तब होता है। परंतु भारत में तो समस्या दूसरी है। यहाँ पे सबसे पहले कृषि क्षेत्र का विकास हुआ, उसके बाद जो विनिर्माण क्षेत्र है, मैन्युफैक्चरिंग है, उसका विकास नहीं हो पाया, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर इन्हांस नहीं हो पाया और डायरेक्ट जो है हम लोग तीसरे सेक्टर को विकास कर दिए, सर्विस सेक्टर को, ठीक है, आईटी सेक्टर को, जिसके कारण स्किलफुल लोग ज़्यादा नहीं थे। बहुत से लोग जो थे वो ग्रामीण पृष्ठभूमि से थे, इसलिए वो इतना स्किलफुल नहीं थे, उनके पास उतना कौशल विकास नहीं था कि वो आईटी सेक्टर में कार्य कर पाए। इसी के लिए यहाँ विनिर्माण क्षेत्र में विकास नहीं होने के कारण बहुत बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार रह गए। तो डेटा क्या कहता है, तो भारत में 70 के दशक में 3% प्रति वर्ष की नौकरी वृद्धि का अनुभव किया गया है, जब हमारी अर्थव्यवस्था 3 से 3.5% प्रति वर्ष की वृद्धि से बढ़ रहा था। लेकिन पिछले 3 दशक में, पिछले 30 सालों में हमारी अर्थव्यवस्था जो है 5 से 8% की वृद्धि की है, लेकिन हमारी नौकरी की वृद्धि जो है वो पहले से भी घट गई। पहले 3% था, उससे घटकर 1% हो गया। तो रोजगार लोच, जो रोजगार की कमी हुई है 70 के दशक में, उसके बाद गिरकर 90 के दशक में 0.4 हो गया और आज जो है 0.1 से भी कम हो गया। इसलिए भारत की रोजगारहीनता में वृद्धि की घटना देखी जा सकती है। आगे कहा जाता है कि रोजगार में जो कमी है उसको जीडीपी में 1% की वृद्धि के लिए रोजगार में प्रतिशत वृद्धि के रूप में भी परिभाषित किया जाता है। तो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार, ये भी याद रखिएगा, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार भारत में रोजगार की मौजूदा मांग को पूरा करने के लिए हमें भारत में हर साल 20 मिलियन नौकरियां, नई नौकरियां जो है उसे पैदा करने की आवश्यकता है। तो तभी भारत में बेरोजगारी की समस्या समाप्त होगी। 20 मिलियन, याद रखिएगा, 20 मिलियन नए रोजगार की आवश्यकता है और रोजगार को 5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ाने की जरूरत है। लेकिन वर्तमान में हम 0.1% के करीब रोजगार की प्रति वर्ष 20 लाख से भी कम नौकरियां जोड़ते हैं। यदि हम अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाना जारी रखते हैं और रोजगार की समस्या लगातार बढ़ती जाती है तो क्या हो जाएगा कि नौकरियों का संकट न केवल गहरा होगा बल्कि जो है अर्थव्यवस्था का भी बहुत ज्यादा हानि हो जाएगा। तो कौन कौन से कारक हैं जो बेरोजगार विकास की ओर ले जा रहे हैं? तो पहला जो है भारत, इसी की बात मैं कर रहा था, भारत विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में पर्याप्त नौकरियां पैदा करने में विफल रहा है और एक उभरती अर्थव्यवस्था के लिए उच्च आय, उत्पादकता और विकास का मार्ग श्रमिकों को कृषि से दूर ले जाना चाहिए। हालांकि भारत में परिवर्तन होने में विफल रहा। दरअसल रोजगार में विनिर्माण की हिस्सेदारी घट गई और CMIE मतलब कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के द्वारा कहा गया कि विनिर्माण क्षेत्र में 2016-17 में 51 मिलियन भारतीयों को रोजगार मिला था, ठीक है, जो 2020-21 में घटकर मात्र 27 मिलियन हो गया। भारत में विनिर्माण क्षेत्र रोजगार प्रधान होने के बजाय पूंजी प्रधान हो रहा है। इसके अलावा विनिर्माण और सेवाओं में अधिकांश नौकरियां कुशल और अर्धकुशल प्रोफेशनल्स, पेशेवरों तक ही सीमित रह गई है, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट कहा जाता है राइटर के द्वारा कि भारत की शिक्षा और नौकरी प्रशिक्षण की खराब प्रणाली का मतलब है स्नातकों के पास सीमित कौशल है और नियोक्ताओं द्वारा उन्हें महत्व नहीं दिया जा रहा है। बड़े पैमाने पर जो सर्वे किया गया उसमें नियोक्ताओं ने कहा, जो लोग रिक्रूट करते हैं
कि कार्यबल में प्रवेश करने वाले 50% से भी कम कॉलेज स्नातकों के पास आवश्यक अत्याधुनिक कौशल या कार्यस्थल में उन्हें अपनाने की क्षमता है। तो बहुत से भावी नौकरी चाहने वाले इस समस्या के शिकार हो रहे हैं। ठीक है, बहुत से लोग भविष्य में नौकरी चाहने वाले इसको ध्यान रखें कि जो स्नातक के लोग हैं उसे अच्छे तरीके से, अच्छे स्टैंडर्ड से एजुकेशन प्राप्त करना चाहिए। ठीक है, भारत की जो एजुकेशन सिस्टम है वहाँ पे जो कुछ अच्छे कॉलेजेज हैं, उसके अलावा जो प्राइवेट कॉलेज हैं वो बहुत से मानदंड पूरे नहीं करते हैं, खासकर प्रैक्टिकल सही तरीके से नहीं करवाते हैं। उनकी पढ़ाई जारी रखें, उसके बाद परिवार के सदस्यों को खेती में शामिल करें, इससे छिपी बेरोजगारी बढ़ती है। उसके बाद बस घर पर रहें, किराए की आय, घर के बुजुर्ग सदस्यों को मिलने वाली पेंशन या सरकारी स्थानांतरण पर जीवित रहें। तो यही सब कारण है जिसके कारण बेरोजगारी बढ़ी। तीसरे पॉइंट में कहा जाता है कि भारत ने कम कौशल श्रम गहन उत्पादों के निर्यात में उछाल नहीं देखा। इसके विपरीत भारत की जो आर्थिक वृद्धि है मुख्यतः सेवाओं पर आधारित है। प्राथमिक से तृतीय क्षेत्र तक की जो छलांग की गई तो इसमें पर्याप्त जो नौकरियां हैं उसको पैदा नहीं कर पाए, ज्यादा एम्प्लॉयमेंट को जनरेट नहीं कर पाए, जिसके कारण ये बेरोजगारी की समस्या रह गई। इसके अलावा सेवा क्षेत्र के मामले में अधिकांश जो नौकरियां हैं छोटी और खुदरा बिक्री, छोटे भोजनालय, घरेलू मदद, स्वच्छता, सुरक्षा स्टाफिंग, परिवहन, इसी तरह की अन्य अनौपचारिक आर्थिक गतिविधियों में है। वे शायद ही कभी उचित वेतन और पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा लाभ प्राप्त करते हैं। उसके बाद चौथा पॉइंट कहा जाता है जो वर्तमान समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, ऑटोमेशन आ गया आदि जैसी नई तकनीक को अपनाने से जनशक्ति की मांग कम हो गई। ठीक है, लोगों का डिमांड कम हो गया। इन प्रौद्योगिकी, इन नए टेक्नोलॉजीज के साथ कंपनियां न्यूनतम जनशक्ति, बहुत कम लोग को रिक्रूट करके ही ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव कार्य करने में सफल हो रहा है। इसके साथ उच्च राजस्व उत्पन्न करने में सफल हो रहा है। तो कुछ अर्थशास्त्रियों को चिंता है कि इससे रोजगार विहीन विकास परिदृश्य और भी बदतर हो सकता है और भी खराब हो सकता है। पांचवा पॉइंट कहा जाता है कि सरकार ने नौकरियां पैदा करने के प्रयास किए हैं, लेकिन खराब बुनियादी ढांचे, जटिल और परिवर्तनशील नियम, कौशल की कमी और छिपी हुई लागत और अन्य पुरानी समस्याएं जो हैं जिसके कारण नौकरियां पाने में अनेक प्रकार की बाधाएं उत्पन्न हो रही है। लोग नौकरियां प्राप्त नहीं कर पाए, उनके पास कौशल का विकास नहीं हो पा रहा है। अंत में कहा जाता है कई महिलाएं घर पर बुजुर्ग रिश्तेदारों और बच्चों की देखभाल के लिए अवैतनिक काम का विकल्प चुन रही है। अधिकांश भारतीय परिवारों में देखभाल का काम महिला सदस्य की विशेष जिम्मेदारी है, जिसके कारण महिलाओं की जो भागीदारी है वो देश के विकास में कम हो जाती है। परंतु जो महिलाओं का जो कार्य किया जा रहा है घरेलू स्तर पर, कहीं ना कहीं वो भी एक योगदान है देश के विकास में। ठीक है, अब आगे कहा जाता है हमें चिंतित क्यों होना चाहिए, हमें क्यों ऐसा लगता है कि ये चिंता की बात है। तो सबसे पहले भारत के पास युवाओं का लाभ, अभी वर्तमान समय में जो भारत का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो विश्व में सबसे बेहतर है, क्योंकि अभी सबसे ज्यादा युवा जो है वो भारत की जनसंख्या का वो युवा है। इसी कारण भारत को इस ह्यूमन रिसोर्स का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना चाहिए। इसी की बात की जा रही है कि भारत के पास युवाओं का लाभ है। आधी आबादी जो है वो 30 वर्ष से कम है, लेकिन आने वाले दशकों में इसकी उम्र बढ़ने लगेगी। इसलिए इन जनसांख्यिकी लाभांश का लाभ उठाने के लिए बड़ी संख्या में नौकरियों के सृजन की आवश्यकता है। इससे भी अधिक चिंताजनक बात यह है कि युवाओं जो कि 20 से 24 वर्ष के हैं उसमें बेरोजगारी की दर कुल बेरोजगारी दर से कहीं अधिक है। दूसरा पॉइंट कहा जाता है कि सार्थक आजीविका के अवसरों के अभाव के कारण उसके सामाजिक अशांति के प्रति संवेदनशील लोग, अग्निपथ योजना को लेकर जून में हुए विरोध प्रदर्शन से यह स्पष्ट हुआ है। उसका तीसरा पॉइंट कहा जाता है विकास को बनाए रखने और वैश्विक निवेश को आकर्षित करने के लिए भारत को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि उद्योग के लिए एक प्रशिक्षित कार्यबल हो। उसके बाद चौथा पॉइंट है कि बेरोजगार विकास से उत्पादकता कम हो सकती है, क्योंकि जो श्रमिक रोजगार पाने में असमर्थ हैं वे हतोत्साहित भी हो जाते हैं और श्रम बल से बाहर हो जाते हैं, जिससे कि देश का आर्थिक उत्पादन का जो समग्र स्तर है वो कम हो जाता है। अंत में कहा जाता है राइटर के द्वारा कि बेरोजगारी के उच्च स्तर से बेरोजगारी लाभ और अन्य सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों पर सामाजिक खर्च भी बढ़ जाता है, क्योंकि बेरोजगारी भत्ता या फिर और भी लोक लुभावन कार्य किए जाते हैं अनेक प्रकार के पॉलिटिशियंस के द्वारा, तो ये भी कम हो जाएगा अगर लोग को रोजगार मिल जाएगा, वो सही दिशा में सोच पाएंगे। सबसे बड़ी बात, जिस घर में भी रोजगार रहता है उनके बच्चे ज्यादा से ज्यादा शिक्षित होते हैं। ठीक है, तो भारत को इस बारे में बहुत अच्छे तरीके से सोचना चाहिए। जो भी IMF जैसे इंस्टीट्यूशन है अगर भारत के ग्रोथ के बारे में बहुत अच्छी बातें लिख रहे हैं, लेकिन भारत को अपनी आंतरिक परिस्थितियों को समझ के सही नीतियां बनाने की आवश्यकता है।
तो स्थिति में सुधार के लिए क्या क्या कदम उठाने की बात है, तो केंद्र सरकार ने सरकारी विभागों में रिक्तियों को भरने के लिए 2023 के अंत तक 10 लाख लोगों को नियुक्त करने की योजना की घोषणा की है, जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अभी एजुकेशन का रिफॉर्म किया गया है, ठीक है, एजुकेशन पॉलिसी का, उसी की बात की है। इस नीति का उद्देश्य न केवल संज्ञानात्मक विकास है बल्कि चरित्र निर्माण और 21वीं सदी के प्रमुख कौशल से सुसज्जित समग्र और सर्वांगीण व्यक्तियों का निर्माण करना भी है। 2009-10 के बाद से सेक्टर कौशल परिसरों की स्थापना की बात की जा रही है। ज्यादा से ज्यादा पॉलिटेक्निक कॉलेज, आईआईटीज को खोला जा रहा है, अन्य कौशल उन्मुख संस्थानों को एक साथ साझा मंच उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को कौशल विकास किया जा सके और नौकरियों के बाजार में उन्हें प्राथमिकता मिल सके। उसके बाद प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, यह ज्यादा से ज्यादा कौशल विकास की बात कर रहा है, ठीक है। तो किसके द्वारा यह किया जा रहा है, कौशल विकास योजना जो है वो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय का द्वारा किया जा रहा है। उसके बाद कौशल विकास योजना जो है वो प्रशिक्षण और मूल्यांकन शुल्क का पूरा भुगतान सरकार द्वारा किया जाता है और सामान्य मानदंडों के अनुरूप प्रशिक्षण प्रदाताओं को भुगतान प्रदान किया जाता है। अब देख लेते हैं बेरोजगार विकास को संबोधित करने के लिए और किन कदमों की आवश्यकता है। तो सबसे पहले निजी क्षेत्रों को सब्सिडी और कर छूट के रूप में अधिक समर्थन दिया जाना चाहिए, विशेष रूप से उभरते स्टार्टअप्स को, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में नौकरियां उपलब्ध करने की क्षमता होती है। उसके बाद मुद्रा, स्टार्टअप इंडिया आदि जैसे मौजूदा योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन इस तरह के समस्याओं को ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी समाप्त कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा वे लोग क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि इसी के द्वारा ही ज्यादा से ज्यादा स्टार्टअप खोले जाते हैं, इसको प्रमोट किया जाए। इसके अलावा औद्योगिक क्षेत्रों में अधिक निवेश आकर्षित करने के लिए वाणिज्यिक विवाद निवारण तंत्र को मजबूत करने की आवश्यकता है। वर्तमान में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के अनुसार भारत का जो स्थान है 163 है, उसे सुधारने की आवश्यकता है। उसके बाद दूसरा कहा जाता है कि 21वीं सदी की मांग के अनुसार युवाओं को कौशल प्रदान करने और शिक्षित करने के संबंध में अधिक केंद्रित दृष्टिकोण की आवश्यकता है। उन्हें 5G तकनीक, बिग डेटा, डिजिटल मार्केट टैग आदि जैसे नए जमाने के कौशल सीखने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उसके बाद सरकार को 10 लाख नौकरियां पैदा करने के अलावा सामाजिक सुरक्षा जाल को भी बढ़ावा देना चाहिए। इसमें मनरेगा के तहत दिनों को बढ़ाना चाहिए, शहरी मनरेगा शुरू करना चाहिए। उसके बाद यूनिवर्सल बेसिक इनकम के निर्णय को भी शामिल करना चाहिए। उसके बाद आगे कहा जाता है कि सरकारी ढांचे की अक्षमताओं से निपटने पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जैसे भ्रष्टाचार, उसके बाद कुप्रशासन, लाल फीताशाही, ठीक है। तो इन सभी समस्याओं को भी समाधान करने की आवश्यकता है। उसके बाद शैक्षणिक संस्थानों में छात्रों में उद्यमशीलता की मानसिकता को विकास करने की आवश्यकता है। उसके बाद स्थानीय सरकारों और सामुदायिक संगठन जैसे कि महिला स्वयं सहायता समूह और युवा संगठनों को स्थानीय क्षेत्र के लिए कौशल योजना में पूरी तरह से शामिल किया जाना चाहिए, ठीक है। तो इसी बात को कहा जा रहा है कि सभी पुरुषों और महिलाओं का एक डेटाबेस तैयार करना चाहिए और एक गरीब परिवार के परिसंपत्ति आधार का आकलन करने के बाद प्रत्येक परिवार के लिए विकसित एक विस्तृत सूक्ष्म ऋण योजना की शुरुआत भी करनी चाहिए। तो इसी का एक निष्कर्ष दिया गया है, जो निष्कर्ष में हमेशा फ्यूचरिस्टिक अप्रोच होना चाहिए, ठीक है। तो बेरोजगार विकास जो है वो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। बड़े पैमाने पर नौकरियां पैदा करने के लिए विनिर्माण के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना चाहिए, ठीक है, जो बुनियादी ढांचे के निर्माण, लाल फीताशाही को हटाने और निवेश की भावना को पुनर्जीवित करने पर निर्भर है। तो कृषि क्षेत्र के अत्यधिक कार्यबल को अवशोषित करने के साथ साथ देश को अपने जनसांख्यिकी लाभांश को प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए एक मजबूत विनिर्माण क्षेत्र को आवश्यक रूप से मजबूत करना चाहिए, बेहतर बनाना चाहिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियों का सृजन हो सके, ठीक है। तो ये था पूरा का पूरा आर्टिकल जो आज हम लोगों ने द हिंदू के न्यूज़पेपर से पढ़ा। कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।